Hello everyone, welcome to my YouTube channel. And today I am here with the new topics of class plus 2 physics, and the unit is electromagnetic induction. And students, we start with the fourth B, that is alternating current. Current whose magnitude changes continuously but डायरेक्शन चेंजेस periodically. तो ऐसा करंट जिसकी जो जो मैग्नीट्यूड है वो तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, बट जो उसकी डायरेक्शन में periodically जो है वो डिफरेंस आएगा या चेंजिंग होगी, उसको हम कहेंगे एसी करंट। जैसे हमारे पास ये एसी एक साइन वेव है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो करंट की अमाउंट, करंट ये करंट लूप करंट कर्व है और ये हमारे पास टाइम एक्सिस है। तो यहाँ पर करंट की अमाउंट हम देख सकते हैं कि हर पॉइंट पर क्या हो रही है, वेरी कर रही है, बट जो उसकी डायरेक्शन है वो एक पीरियोडिकली यानी कि t/2 टाइम इंटरवल के बाद, जैसे 0 to t/2 पॉजिटिव साइकिल एंड t/2 to t नेगेटिव साइकिल, देन नेक्स्ट t to 3/2 दैट इज पॉजिटिव साइकिल, 3/2 to 2t दैट इज नेगेटिव साइकिल। तो जो डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली चेंज हो रही है, बट करंट क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हुए जा रहा है, तो उसी को हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। और इट इज गिवन दैट कि हमारे पास जो आई है, क्योंकि ये साइन वेव से जो है मूव कर रहा है करंट, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नोट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। आप देख सकते हैं कि आई नोट यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, करंट कितना मैक्सिमम अमाउंट तक जा सकता है। डन। तो वेयर आई नोट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी वही है कि ईएमएफ हुज मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंजेस बट डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली, कि जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है बट डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती है। सिमिलरली यहाँ पर कर्व है, देखो हमारे पास, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो साइन कर्व आपके सामने रिप्रेजेंट की गई है, तो 0 से t/2 तक देखो ईएमएफ हर पॉइंट पर वेरी कर रही है। डन। बट जो हमारे पास यहाँ पर जो ईएमएफ का डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली वेरी कर रही है, लाइक 0 to t/2 पॉजिटिव साइकिल, t/2 to t नेगेटिव साइकिल, देन t to 3/2 पॉजिटिव, एंड देन आफ्टर दैट 3/2 t to 2t that is positive cycle, negative cycle. Clear? So it is given that E is equal to E naught sin omega t. तो यहाँ पर जो साइन कर्व है वो हम यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई EMF को हम E naught sin omega t लिख रहे हैं, और E naught क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF है। क्लियर? एंड आफ्टर दैट जो यहाँ पर दो रिजल्ट दिए गए हैं जो आपको नॉर्मली याद रखने हैं, कि जनरल वोल्टेज जो इंडिया में आती है दैट इज 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, और यूएसए में जो जनरल वोल्टेज जो यूज करते हैं हम दैट इज 110 वोल्ट का जो करंट जाता है वहाँ पे, और 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से जाता है। उसके बाद है हमारे पास डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट स्टूडेंट्स क्या है कि करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम, ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन और जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम रहता है, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट में जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि करंट जो यहाँ पर करंट एक्सिस है, यहाँ पर टाइम एक्सिस है, तो टाइम के साथ साथ करंट की अमाउंट देखो सेम रह रही है, करंट के अमाउंट में कोई चेंजिंग नहीं है। अगर टाइम 1 सेकेंड है तो भी करंट इतना, टाइम 2 है तो ये हमारे पास हो गई मैक्सिमम करंट, यानी कि जिसमें करंट का मैग्नीट्यूड जो है या डायरेक्शन जो है वो वेरी नहीं कर रही। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द डायरेक्ट करंट, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जब वेरी नहीं कर रहा तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0। और हमें पता है टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, 1/न्यू। तो 1/न्यू, न्यू की वैल्यू तो 0 है, दैट मीन्स 1/0 इन्फिनिटी। तो आपको ये याद रखना है कि डायरेक्ट करंट में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है डायरेक्ट करंट की वो 0 है, और टाइम पीरियड कितना है, इन्फिनिटी। Okay, next topic of our syllabus is एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो बेसिकली ये है क्या, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज इफ इट इज जनरेटेड बाय अल्टरनेटिंग करंट इन द सेम सर्किट फॉर हाफ टाइम पीरियड। तो अब इसको समझना है कि बेसिकली इसमें क्या चीज़ बोली गई है, रिप्रेजेंट क्या किया गया है। तो ध्यान से देखो, जैसे हमारे पास एक साइन वेव होती है, क्लियर, जैसे हमारे पास क्या है, एक साइन वेव है, करंट हमने पढ़ा कि वो अल्टरनेटिंग करंट जो है वो इस तरह से कुछ मूव करता है। डन। तो उसके बाद जैसे मान लो कि मेरे पास एक कंडक्टर है और मैंने उसको दी एसी सप्लाई,
AC सप्लाई हम उसको दे रहे हैं, इसमें से करंट आ रहा है और ये कंडक्टर कुछ Q अमाउंट में चार्ज हो गया। ठीक है, आप समझ रहे हो, हम AC सप्लाई दे रहे हैं, करंट जा रहा है और ये कंडक्टर कुछ Q अमाउंट में चार्ज हो चुका है, मतलब इस पर चार्ज आ चुका है अब Q। अब क्या हुआ, हमने AC की बजाय उसी कंडक्टर को DC देना शुरू कर दिया। हमने अब क्या दिया, DC। अब मतलब कि हमने बैटरी लगा दी, तो अब यहां से DC करंट जा रहा है, I DC करंट। तो उसके बाद अब हमने इस कंडक्टर को उतना ही चार्ज करना है जितना चार्ज किसका था जब हम AC करंट दे रहे थे उसको। तो सेम अमाउंट में उसको चार्ज करने के लिए हमें यहाँ से करंट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि AC इज मोर देन द DC। तो यहाँ पर जो है DC करंट के अमाउंट को, यानी कि IDC को हमने इंक्रीज करना होगा, ताकि जो हमारे पास ये कंडक्टर है वो उतना ही चार्ज हो सके जितना वो AC से चार्ज हो रहा था। ठीक है, तो यही अब वर्डिंग का ध्यान से देखो क्या, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, मीनिंग जितना चार्ज इस कंडक्टर पर पहले ऑलरेडी AC से आ रहा था उतना ही सेम इससे आए, तो उतना करंट इंड्यूस करना ताकि चार्ज उतना प्रॉपरली इंड्यूस हो सके सेम अमाउंट में। तो उसको क्या बोला गया आगे, एज इफ जनरेटेड बाय द अल्टरनेटिंग करंट, जितना अल्टरनेटिंग करंट से चार्ज इंड्यूस हो रहा था उतना ही सेम जो करंट है वो कौन जनरेट करे, DC जनरेट करे। तो इन द सेम पीरियड फॉर हाफ टाइम पीरियड, सेम सर्किट में हाफ टाइम पीरियड के लिए, कितने टाइम पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड अब कितना चाहिए, हाफ। हाफ क्यों लिया, देखो हाफ इसलिए लिया क्योंकि अगर आप ये फुल साइकिल के लिए लोगे, जितना करंट इसमें फ्लो किया I नॉट पॉजिटिव, उतना ही करंट इसमें फ्लो करेगा I नॉट बट वो नेगेटिव अमाउंट में। तो पॉजिटिव नेगेटिव के फैक्ट को जो है बिल्कुल जीरो कर देगा। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है और नेगेटिव हाफ साइकिल है वो एक दूसरे के फैक्ट को कैंसिल आउट कर रहा है। डन। तो यहाँ पर उसको खत्म करने के लिए हम सिर्फ क्या ले रहे हैं, हाफ साइकिल, तो यानी कि 0 to T/2, 0 to T नहीं ले रहे, 0 to T/2 ले रहे हैं। क्लियर। तो उसके बाद इसकी डेरिवेशन है, अब इसको समझते हैं कैसे। लेट कर लिया हमने dq क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्मॉल टाइम dt। तो dq की वैल्यू क्या होगी, I dt, बिकॉज I इज इक्वल टू q/t, तो dq क्या हो जाएगा, I dt। डन। एज I इज इक्वल टू, I किसके इक्वल है, I नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर। तो I नॉट साइन ओमेगा टी एंड dq अब क्या बन जाएगा, I नॉट साइन ओमेगा टी dt। अब हमें पता है कि हमें टोटल चार्ज वैल्यूएट करना है, तो क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन, बिकॉज इंटीग्रेशन में हम टोटल चार्ज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल अमाउंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, और जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो dq इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to q एंड इज इक्वल टू I नॉट कॉन्स्टेंट है क्योंकि वो बाहर, 0 to T/2, क्यों, क्योंकि हम हाफ साइकिल के लिए कर रहे हैं, हाफ टाइम पीरियड के लिए, 0 to T/2 साइन ओमेगा टी dt। एंड एज वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इज माइनस cos ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 to T/2। क्लियर। सो दिस विल बिकम माइनस I नॉट बाय ओमेगा cos ओमेगा। अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू जो है, t की लिमिट जो है वो पुट करेंगे, तो इट विल बिकम T/2 माइनस cos ओमेगा इंटू 0, वो क्या बन जाएगा, 0 cos 0 डिग्री। और इधर dq की इंटीग्रेशन करोगे तो q, लिमिट वही 0 to q, and after putting the limit we got q minus 0. Done. So the result now obtained is q is equal to minus I naught by omega cos omega t/2 minus cos 0, and cos 0 as we know 1. So अब हमें ये भी पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय टी।
as omega is equal to 2 pi by t, we put the value here. Q is equal to minus I naught by omega cos omega 2 pi by t, जो 2 है वो ऑलरेडी है यहाँ पे, डन, -1। तो हम जो कैंसिल आउट हो रही है चीज़ वो कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर 2 पाई बाय टी, यस, टी की वैल्यू सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये उल्टा हो गया यहाँ से, तो बन जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। हमने तो टी की वैल्यू पुट करनी है तो बन जाएगी 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, चाहो तो आप ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकते हो, नहीं तो आप टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हो, 2 पाई बाय ओमेगा। सो ओमेगा से ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल, एंड वी गॉट माइनस आई नॉट बाय ओमेगा कोस 2 पाई -1, एंड कोस 2 पाई एज वी नो, कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो -1 -1 माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, एज वी नो cos 2 pi is equal to -1. So it will become minus I naught by omega -2, and this result is 2 I naught by omega. So जो Q हमारे पास आया है, ये QAC आया है हमारे पास, this will be 2 I naught by omega, and that is the charge which is induced in the conductor. Done. And लेट कर लिया अब हमने, लेट आई एम बी द वैल्यू ऑफ डी सी, आई एम बी द वैल्यू ऑफ डी सी विच वुड जनरेट सेम करंट, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। आपको याद हो हमने आपको बताया था कि हमें एक ऐसा करंट इसमें इंड्यूस करना होगा, मतलब कि करंट की अमाउंट को हमें ऐसे इंक्रीज करना होगा कि जो कंडक्टर है उसमें सेम अमाउंट में चार्ज आ जाए जितना एसी में आ रहा था। तो ये जो अमाउंट है इसको हमने लेट कर लिया आई एम, कि कितना हमने उसको बढ़ाया ताकि वो सेम चार्ज उस पर इंड्यूस हो सके। तो आई एम वो वाला करंट, आई एम बी द वैल्यू ऑफ डी सी विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। सो अब किसकी बात कर ले, एज आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय टी, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, आई टी। अब हम किस चार्ज की बात कर रहे हैं, डीसी में बात कर रहे हैं, तो ये क्यू डीसी, क्योंकि ये चार्ज डीसी जो सर्किट से प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैक्सिमम करंट हमने कितना किया, आई एम इनटू कितने टाइम में किया, हाफ पीरियड में ही किया, टी बाय 2। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो एज पर डेफिनेशन क्या कह रही थी कि जितना डीसी में करंट इंड्यूस हो रहा है उतना ही सेम किस में होगा, एसी में। या ये कह सकते हैं कि जितना एसी में करंट इंड्यूस हो रहा था वो आईएम करंट जाने के बाद डीसी में भी सेम जो है वो चार्ज इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो एज पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिर क्या है, क्यू डीसी इज इक्वल टू क्यू एसी, क्यू डीसी इज इक्वल टू किसके है, क्यू एसी के इक्वल है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, देखो अभी क्यू डीसी की वैल्यू कितनी थी, आई एम इंटू टी बाय 2 इज इक्वल टू क्यू एसी कितना है, 2 आई नॉट बाय ओमेगा। आप देख सकते हो ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट की, तो जो सेम अमाउंट होती है वो हम काट देते हैं, एज 2 पाई इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, देखो आई एम इंटू टी बाय 2 इज इक्वल टू 2 आई नॉट, अब क्योंकि ये 2 पाई बाय टी है तो टी ऊपर चला जाएगा इस तरह, तो टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आई एम की वैल्यू क्या बन जानी है, आई एम यहाँ लिख ली हूँ मैं, आई एम इज इक्वल टू 2 आई नॉट डिवाइडेड बाय पाई। तो ये हमारे पास जो है आई एम की वैल्यू निकल कर बाहर आ गई कि 2 आई नॉट डिवाइडेड बाय पाई। डन। अब जब हम इसमें वैल्यू जो है पुट करेंगे पाई की वैल्यू, तो क्या बनेगा, देखिए आई एम की वैल्यू क्या आई है, 2 आई नॉट डिवाइडेड बाय पाई, तो 2 आई नॉट 3.14 जो कि पाई की वैल्यू होती है, तो ये बन गया 200/314 आई नॉट।
और इसको सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 0.637 आई नॉट। और अगर हम इसकी परसेंटेज काउंट करना चाहते हैं कि जो करंट मैक्सिमम करंट जितना आपने डीसी में दिया उसको कंडक्टर को, तो वो कितने परसेंट है जो हमारे पीक करंट के या उसकी जो इनिशियल वैल्यू थी उसके, तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आई एम, अगर हम इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जस्ट इस क्वांटिटी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास बन जाना है 63.7 आई 63.7% ऑफ आई नॉट। तो जो आई एम है वो 63.7% आ रहा है किसका, आई नॉट का। तो स्टूडेंट ये था हमारा रिजल्ट कि जो हमारे पास मेन करंट जितना डीसी में हमें इंक्रीज करना पड़ा ताकि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो इंड्यूस हो सके, वो 63.7% है आई नॉट का। ओके, सो आई होप that you will be understood better and अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।